मैम वीक में 2 सेशंस होते हैं ना, दैट्स व्हाई। वीक में 2 सेशंस होते हैं, एक मंडे को होता है जो कि मॉर्निंग में होता है, इस टाइम पे होता है। अच्छा जी, सारे आ लें स्टूडेंट्स, उसके बाद एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपकी कौन सी लैब अपलोडेड है बच्चे? एक मिनट। अच्छा जी, मंडे को लैब सेशन किस टाइम होता है? 11 ऑनवर्ड्स या 10 to 12 होता है आई थिंक। अच्छा जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ अपनी, मुझे कुछ चीज़ें बंद कर लेने तो फिर उसके बाद शेयर करती हूँ आपके साथ स्क्रीन अपनी। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये रही। ओके जी। BULMS पे आपकी जो लैब फाइल्स हैं वो पड़ी हुई हैं, मैं एक बार खोल भी देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से लैब फाइल्स एक्चुअली आपने खोलनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल के अंदर जा रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी अनाउंसमेंट सेक्शन जो है, यहाँ पे ही आपकी जो है ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक। इसको मैं डाउनलोड कर रही हूँ, ये रही फाइल मेरी। अच्छा जी, फाइल खुल रही है मेरी, तब तक मैं ये चीज़ें बंद कर लेती हूँ, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन होगा? अच्छा जी, अपने व्यू के आईडी से ज्वाइन किया करें, अदरवाइज अलाउ नहीं मैं करी किसी को भी।
ओके जी। ठीक है। अ अ अ, आपकी जो है लैब इस टाइम पे चल रही है हमारे पास, लैब नंबर 4 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम लोगों की कोडिंग बेसिकली स्टार्ट होती है। लैब 3 के अंदर भी हम लोगों ने कोडिंग अपनी की थी, देन हम लोग लैब 4 की तरफ भी कोडिंग की तरफ ही आ रहे हैं। ठीक है जी। मुझे बताओ लैब 3 से स्टार्ट कर लें या लैब 4 से स्टार्ट कर लें? आई थिंक लैब 3 वुड बी गुड। ठीक है, लैब 3 से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं। राइट अ प्रोग्राम व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ क्लास नेम्ड रूम। एक रूम की अपने क्लास लेनी है व्हिच इज़ हैविंग 2 डाटा मेंबर्स, जिसके अंदर 2 डाटा मेंबर्स होने चाहिए। वन इज़ हाइट एंड द सेकंड वन इज़ द विड्थ। द क्लास शुड आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 कंस्ट्रक्टर्स। 3 कंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, द सेकंड वन इज़ द वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड द थर्ड वन इज़ 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है। ओके। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं डेव सी प्लस प्लस जो है उसको कर रही हूँ स्टार्ट। ठीक है। कुछ बेसिक रूल्स हैं हमारे कोड लिखने के, वो आपके वैसे के वैसे ही रहने चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे आते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, सेकेंडली इंट मेन। ठीक है, ये हमारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमने लिख दी हैं। अच्छा, ये हमारा स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है। मैं इसको सेव कर रही हूँ। ये मेरा लैब 3 का है और ये मैं स्प्रिंग 22 के साथ काम कर रही हूँ इस टाइम। ठीक। अच्छा जी, मेन आ जाते हैं हम अपने काम पे कि उसने कहा है कि एक रूम की क्लास क्रिएट करनी है। तो मैं बेसिकली रूम की एक क्लास क्रिएट करने लगी हूँ। क्लास क्रिएट कैसे करते हैं? क्लास का कीवर्ड और उसके आगे उसका नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए जो आपके कन्वेंशंस हैं या आपके रूल्स हैं, दे आर द सेम। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्शन पे आ जाते हैं, देन अपने पब्लिक सेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक हमें कही हुई है हाइट, एक हमें कही हुई है विड्थ। अच्छा, यहाँ पे बताया नहीं हुआ कि किस टाइप के लेने हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली, एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा म्यूट पे कर लूँ चीजें। अच्छा जी, स्क्रीन में दोबारा शेयर कर रही हूँ। ओके जी। अब यहाँ पे देखो, हम लोग को ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि मुझे इंटीजर लेना है, फ्लोट लेना है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि अपने आउटपुट को देख लेती हूँ। एक बार 0 0 है वैल्यू हाइट और विड्थ की, एक बार जो है वो 10 और 0 है, एक बार 10 और 20 है। तो सीधी सी बात है कि ये इंटीजर को कंसिडर कर रहा है। तो मैं इसको इंट हाइट और इंट विड्थ के हिसाब से ले लेती हूँ। सबसे पहला पर्पस ये कि ये गार्बेज वैल्यूज को खत्म करने के लिए, आपके ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर पे आ जाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका एक कंस्ट्रक्टर, ये रहा आपका सेकंड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि पहली प्रॉपर्टी है कि इसके नाम सेम होता है जो कि आपकी क्लास का होता है। सेकंड चीज़, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। बाकी नॉर्मल जैसे लिखा जाता है वैसे लिखा जाता है। पहला अगर मैं देखूं, दैट इज़ 0 0 पेस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है। इसमें हाइट जो है वो बाहर से ली गई है, सो इट्स अ वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। तो मैं इसको कह देती हूँ एज। इसके साथ चल रहा है। नेक्स्ट आपके पास है इंट विड्थ। ठीक है, यहाँ डब्ल्यू के साथ हम इसको ले लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें,
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, मैंने उसमें दोनों को 0 असाइन किया। उसकी रीज़न ये कि मेरे पास जो आउटपुट यहाँ पे शो हो रही है उसमें 0 है। 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर जो है वहाँ पे मैंने 10 और 0 रखा हुआ है, ठीक है? तो मैं इसको कहती हूँ कि हाइट जो है, हाइट इज़ इक्वल्स टू, जो कि मैं बाहर से ले रही हूँ, ये जो वैल्यू आई है, ये जब मैं मेन में दूँगी तब इसको 10 दूँगी, ठीक है? देन विड्थ वाला सेक्शन जो है दैट इज़ इक्वल्स टू, इसको मैं 0 कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास जो आउटपुट है वहाँ पे 0 है। साथ कुछ प्रिंट भी हुआ है, वो देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड, 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड, 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड। तो मैं वो चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँगी, काउट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड, ठीक है? पहला ये हो गया। साथ ही मैं इसको नेक्स्ट लाइन में भी भेज रही हूँ, ठीक? और मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और इसको यहाँ पे कर देती हूँ। 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड, और यहाँ पे मुझे 2 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं विड्थ और हाइट दोनों ले रही हूँ, ठीक? तो दिस इज़ 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो है वो पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो वैल्यू इनको क्या दी हुई है, 10 और 20। खैर वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। अच्छा जी, कंस्ट्रक्टर के बारे में हम कुछ चीज़ें बता रहे थे कि एक तो नाम इसका सेम होता है जो कि इसकी क्लास का होता है। सेकेंडली जो हमारे पास रूम है, हमारी क्लास का नाम था, तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही था। कोई पैरामीटर पास नहीं हुआ, सो दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर हमारे पास सिंगल मैंने एक आर्ग्यूमेंट भेजा है, सो दिस इज़ 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। 2 आर्ग्यूमेंट्स भेजे हैं, सो इट्स अ 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक? कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है? जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो किसी भी एक क्लास का, ठीक है? मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है R1, ठीक है? मैंने इसको साथ कुछ भी नहीं दिया। इसको कंपाइल करती हूँ, मैं इसको रन करती हूँ। अच्छा, हमने प्रिंट नहीं करवाया इसको। Cout height is equals to this is width, ठीक है? तो मैं ओवरऑल इसको भी प्रिंट करवा लेती हूँ। कंपाइल करते हैं, इसे रन करते हैं। ओके जी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड, हाइट इज़ इक्वल्स टू 0, विड्थ इज़ इक्वल्स टू 0। अच्छा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, द रीज़न क्योंकि मैंने इसको R1 के साथ मेंशन किया हुआ है, ठीक? मैंने इसके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लगाया। मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं एक जो है आर्ग्यूमेंट, मैं इसको 10 पास कर देती हूँ, ठीक? अब क्या होगा, अब मेरा 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए क्योंकि मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया, ठीक? इसको रन करते हैं। कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, ठीक है? रन करते हैं इसे। 1 argument constructor is called y height 10 width 0। 10 मैंने इसको पास किया था, ठीक है? यहाँ पे h जो है वो रिसीव हुआ। मैंने कहा हाइट जो इसकी है ऑब्जेक्ट की, वो ऐसा करो, हाइट के अंदर आप h जो मैंने 10 भेजा है वो पुट कर दो, विड्थ जो है वो मैंने 0 पे सेट की और बाद में मैंने इसको प्रिंट करवा दिया हुआ है। मैं इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर ही प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे डिस्प्ले के फंक्शन सेपरेटली कॉल किए गए हों, ठीक? इसी तरह से अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना कौन-सा रूम R2, अच्छा जी, 10, 20 मैं 2 आर्ग्यूमेंट को करना चाह रही हूँ, ठीक है? इसको मैं रन करती हूँ यहाँ से। 20 और 10 2 वैल्यूज़ जो आपके पास आ गई हैं, ठीक? तो ये आपके इस तरह से कंस्ट्रक्टर्स कॉल हुए हैं। मैं क्या करूँगी कि मैं इन तीनों को ही कॉल कर लेती हूँ, ठीक है? रन करते हैं इसको। ओके, दिस इज़ R2, इसको R3 का नाम दे लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास।
ये वही आउटपुट है जो कि आपको वहाँ पे डिस्प्ले करवाई गई है। ठीक है, ये रही। हुँ, सॉल्यूशन आप देखोगे तो वो वैसे का वैसा ही है। आप उसको जैसे मर्ज़ी मैनिपुलेट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पे देखो उन्होंने पॉइंट्स में भेजा हुआ है, आपकी मर्ज़ी है, आप भेजना चाहो तो रख सकते हो, नहीं भेजना चाहते, फाइन। क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट थी उसके अंदर नॉर्मल है, ठीक है? इस वजह से हमने इसको नॉर्मल रखा है। कहीं पे अगर आउटपुट के अंदर आपको फ्लोट नज़र आए तो आप फ्लोट की तरफ जा सकते हो। हुँ, अच्छा जी, लैब 3 हो गई आज, ठीक है, लैब 3 जो है वो आपकी हो गई है कंप्लीट। लैब 3 से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हो तो वो बता दो मुझे। मैं स्क्रीन शेयरिंग 2 मिनट के लिए रोक रही हूँ, मैं ईमेल चेक कर लूँगी कि मैं डिनाई कर रही हूँ तो वहाँ से मुझे रिक्वेस्ट आ रही होंगी, ठीक? We have provided email address to communicate. किसी का कोई क्वेश्चन है तो बच्चे उसके अंदर मैसेज कर दो, मैं चेक कर रही हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। ओके जी। लैब एक्सरसाइजेस फाइल में सॉल्यूशन दिया होता है, हाँ जी दिया होता है। प्रैक्टिकल मिड में होंगे, प्रैक्टिकल मिड टर्म में नहीं होंगे। अच्छा जी, क्या-क्या बात कर रहे हो? बहुत अच्छा समझाया है, ओके। मैम क्या करते? फ़ॉन्ट ज़रा उस्मान बड़ा कर दें। किस टाइप की लैंग्वेज है? बिहेव योरसेल्फ। मैम अगेन एक दफ़ा सारा प्रोग्राम शो करवा दें। हिफ्सा मैं सेंड भी कर देती हूँ, आपको लिंक दे देती हूँ, वहाँ से आपको प्रोग्राम ये भी मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपकी लैब फाइल के अंदर भी पड़ा हुआ है। मेराज खानम मेराज खानम, अच्छा जी मैम सी प्लस प्लस पे जो लिखा है वो काइंडली दोबारा दिखा दें। 1 मिनट रुकिएगा, मैं मैसेजेस पढ़ लूँ फिर दिखाती हूँ। प्रैक्टिकल मिड टर्म में नहीं होंगे, प्रैक्टिकल कोर्सेज़ के मिड टर्म्स नहीं होते। लैब एक्सरसाइज में सॉल्यूशन दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, नहीं मिड्स नहीं होते, हाँ जी लैब कोर्स प्रैक्टिकल कोर्सेज के नहीं होते। मैं मेरा सेकंड सेमेस्टर है, अभी 201 पढ़ रही हूँ, बट क्रेडिट और पूरे करने के लिए ऊप का प्रैक्टिकल रखा है।
सनिया ड्रॉप कर दो क्योंकि बच्चे सॉरी फॉन्ट साइज पे नहीं लिखना, सॉरी बड़ा वर्ड पे लिखना है। अच्छा जी मैम, मेरा सेकंड सेमेस्टर है, अभी 201 पढ़ रही हूँ, बट क्रेडिट और पूरा करने के लिए मसला ये है कि आप 304 प्रैक्टिकल रख लो, पर बात ये है कि अगर आपने 45 लेक्चर इसके लिए भी पढ़ने हैं, ठीक 45 लेक्चर आपने इसके लिए पढ़ने तो हैं ही हैं, 1 क्रेडिट और के लिए भी आप 45 लेक्चर पढ़ रहे हो, फिर आप दोबारा 304 लोगे, फिर 45 लेक्चर्स पढ़ोगे। अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगी, बट स्टिल 1 क्रेडिट और के लिए 45 लेक्चर आपको पढ़ने पड़ेंगे, बेवकूफ़ी है। 201 के साथ 201 का प्रैक्टिकल रखो, 304 के साथ 304 का प्रैक्टिकल रखो, ठीक है, ताकि 45 लेक्चर्स आपको वहां से कॉम्पनसेट किए जा सके। ठीक, ही मीन्स के फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं। गुड, ओके मैम, ये वाला सही से समझ आया, यही करते हैं शेयर, ठीक है मैम। मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट नहीं हो रहा लाइबा, फाइल बता रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं। वी ट्रांसफ़र यहाँ पे ना अपनी फाइल रख दो, ठीक है, लिंक एक आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पे फाइल पेस्ट करो और फाइल का मुझे लिंक दे दो, मैं चेक कर लेती हूँ क्या इशू है, अदरवाइज ईमेल मैं आपको वहां से रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक मैम, वो भी रखा है सन्या। 304 प्रैक्टिकल मत रखो अगर आप 304 नहीं पढ़े, बेवकूफ़ी है। 1 क्रेडिट और के लिए 45 लेक्चर्स पढ़ोगे, 4 क्रेडिट और के लिए आप 45 लेक्चर्स पढ़ो, समझ भी आता है। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म, जी बच्चे। मैम मैं सामने बात कर रही हूँ। हम्म मैम हमारे ना क्रेडिट आवर्स पहले इन्होंने 17 दिए हुए थे, तो 17 के लिए हमारे अपने जो सब्जेक्ट्स है सेकंड सेमेस्टर के वो तो कंप्लीट, उसके क्रेडिट आवर्स 16 बन रहे थे, तो 1 हम्म क्रेडिट आवर हमने पूरा करने के लिए 7 ये प्रैक्टिकल उसका रख लिया। कि जब 1 क्रेडिट आवर्स में कम था तो कोर्स सिलेक्शन हमारी ना सिलेक्ट नहीं हो रही थी, सेव ही नहीं हो रही थी, वो कह रहे थे कि आप एक और करें, तो अब फिर क्या करें? 201 का प्रैक्टिकल रखा होगा साथ। यस मैम, 201 के साथ 201 का प्रैक्टिकल भी रखा है। कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट रखे हुए हैं, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो जरा, ईमेल पे भेज दो स्क्रीनशॉट, देखती हूँ। 304 प्रैक्टिकल के ईमेल पे भेजो, मैम जो प्रोग्राम आपने करवाया है वो शेयर करते हैं। ओके, क्या नाम है इस प्रोग्राम का, लैब 3, CS 304, स्प्रिंग 22, C++ प्रोग्राम्स, और ये रही आपकी लैब। लिंक भेज रही हूँ, यहाँ से डाउनलोड कर लो। ये की लिंक 1 से 2 वीक्स के लिए काम करता है, उसके बाद ये रिमूव हो जाता है, तो इसे डाउनलोड पहले पहले कर लीजिएगा उससे, ठीक है, ज़्यादा देर काम नहीं करेगा ये लिंक, 2 वीक्स आई थिंक मैक्सिमम, जितने होंगे उतने ही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। अगर आपके 3 कंस्ट्रक्टर्स के हैं, मैंने बस सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट सेव तो हो गया था, सेव हो जाता है सारा कुछ, टोटल 5 सब्जेक्ट्स, तो 2 प्रैक्टिकल्स, तो 5 ट्रांसफर है बच्चे। वैसे ही आपको कुछ टाइम के लिए एक स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप अपना डाटा या कुछ भी प्लेस कर सकते हो। सो दैट इज अ वेबसाइट, अगर आप यूज करना चाहो फाइल शेयरिंग के लिए, एक लिंक मिल जाता है बजाय इसके मैं ईमेल्स और वो लंबे वाले काम पे पढूं, तो मैं डायरेक्ट वहां से शेयर कर देती हूँ। वी ट्रांसफर, ओके जी। अच्छा जी, ये जो बात कर रहे हैं जमशेद आरिफ, ये बात ठीक है। अच्छा जमशेद, मुझे बताओ कि कौन कौन से बच्चे सब्जेक्ट्स रखे हैं, कौन सा कह लो कि प्रैक्टिकल किस किस का उठाया है, वो बता दो सिर्फ मुझे, बाकी तो लाजमी तौर पे आपके 3 3 ही हैं। 3 3 क्रेडिट और का, 301 और 304।
फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर किसका प्रैक्टिकल उठाओगे? सेकंड सेमेस्टर में 304 और 301 ठीक है, जा सकता है। मैम आपने खुद समझाया है, उसका अगेन रिव्यू चाहिए, ये तो दूसरा सॉल्यूशन है। कौन सा वाला? मैंने जो आपको भी फाइल भेजी है ना, वो चेक करो, जो मैंने फाइल भेजी है। तो वही है जो मैंने किया। S22 लैब 3 डाउनलोड। तुम तो साइट पे हो। सेम फाइल है, क्या हो गया? अच्छा मैं एक बार रिव्यू कर देती हूँ, हमें से किसी ने कहा भी हुआ था रिव्यू करने के लिए, यहाँ दोबारा से एक बार बताने के लिए रिवाइज करवा देती हूँ। हमें कहा गया था एक क्लास बनानी है रूम की, ठीक है, हमने क्लास बनाई। क्लास बनाते कहते हैं क्लास का कीवर्ड रूम, उसका नाम, ठीक है, और ये बंद करते हैं, उसको ख़त्म भी करते हैं क्लास को। प्राइवेट और पब्लिक दो सेक्शंस होते हैं, वो वैसे के वैसे लेबल्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। जो मेरे वेरिएबल्स होते हैं, मोस्टली डाटा मेंबर्स होते हैं, उनको मैं प्राइवेट कर देती हूँ, ठीक है। मुझे क्योंकि आउटपुट के अंदर कहीं पे दूसरी वैल्यू पॉइंट वाली वैल्यू नज़र नहीं आई, ठीक है, तो मैंने इसको इंटीजर ही कंसिडर किया है। यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसमें इसको फ्लोट किया गया कंसिडर। आपकी मर्जी है, आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो भी आपकी मर्जी है, ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो, हमें कहा गया था 3 कंस्ट्रक्टर्स बनाने, तो मैंने 3 कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं, रूम, रूम और रूम। कंस्ट्रक्टर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि क्लास का नाम जो होता है वही इसका नाम होता है, ठीक है। सिंपल कंस्ट्रक्टर भी बनाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी पास नहीं किया जाता, मतलब यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी, ये वाला। 1 आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि एक वैल्यू बाहर से आएगी, 2 आर्ग्यूमेंट का मतलब है 2 बाहर से आएंगी, 3 4 इस तरह से हो सकते हैं और भी, ठीक। तो बेसिकली हमने ये काम किया, ठीक, और ये काम, फिर हम लोगों ने ये काम किया है और ये काम किया है। ठीक, कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है और साथ हमने कुछ वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइज कर दी हैं। हाइट इज इक्वल्स टू 0, विड्थ इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हमने हाइट, क्योंकि एज हमने बाहर से लिया है, ये मैंने यहीं से ही देखा है कि उन्होंने हाइट को करवाया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे हाइट को ही कंसिडरेशन दी है, ठीक है, कि हाइट को मैंने बाहर से ले लिया है एज एन आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे मैंने विड्थ को भी रखवा लिया है। यहाँ पे भी 2, और मैंने हर एक के अंदर मेंशन किया हुआ है, दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दिस इज द 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, दिस इज द 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक। तो ये कुछ चीजें हैं आपकी। ओके जी, ये रहा मीट। I'll check again। करो चेक, ये सेम फाइल है। मैम मैं MCA स्टूडेंट हूँ एंड हाउसवाइफ भी हूँ। ओके आमिना, ठीक है जमशेद आरिफ। 201 फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर होता है आपका, देन 301 304 प्रैक्टिकल में जाते हैं। खबर जमान, बच्चे अपने VU के आईडी से क्यों नहीं ज्वाइन करते, क्या मसला है आखिर? अच्छा जी, गाइड कर दें, 3 प्रैक्टिकल रख लूँ? 3 प्रैक्टिकल कौन से रख रही हो? 301 304 403। 403 मेनली पढ़े हो कोर्स? जो कोर्स पढ़ रहे हो प्रैक्टिकल उसका रखो, ठीक है। 45 लेक्चर कौन दोबारा पढ़ेगा? जो पढ़ रहे हो 301 एंड 304, तो प्रैक्टिकल्स भी उनके ही रखो। मैम क्या इसकी लैब एक्सरसाइज भी होती हैं? किसकी? ये लैब एक्सरसाइज की है अभी जो हमने की है, रजा साजिद? ये सब बुक्स, सबकी बुक्स हैं, सबकी बुक्स हैं आमिना, सबकी बुक्स हैं मतलब। आमिना एक पूरा टेक्स्ट लिखो, ठीक है, उसके बाद उसको यहाँ पे पेस्ट करो। हम्म, लैब 3 करवाई है मैंने नेट इशू की वजह से, अभी भी अपनी लैब 3 करवा दी है मैंने नेट इशू की वजह से, अभी आई हूँ। ओके, करवा देती हूँ मैं, दोबारा देख लेते हैं एक बार। और लैब 4 बेसिकली आज हमने पढ़नी है, लैब 4
वेट अ मिनट, हमने लैब कहाँ से लेंगे? ये आपका LMS है, ये अनाउंसमेंट सेक्शन है इसका। हर एक के साथ मोस्टली है, ठीक सारा रिदम टूट जाता है। असल में बच्चे हमने एक एक्चुअली लैब कंप्लीट की है, तो मैंने मेनली उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। खैर एम्बिग्विटीज क्योंकि नए स्टूडेंट्स ही होते हुए एक सेमेस्टर गुजरा होता है, तो वैसे मैं साथ साथ एंटरटेन करती रहती हूँ कि उसके बाद क्वेश्चंस ऊपर चले जाएंगे और पॉसिबल है मैं भी एंटरटेन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं साथ साथ कर लेती हूँ। हाँ, जिस टाइम पे मैं पढ़ा रही होती हूँ उस टाइम पे मैं क्वेश्चंस नहीं लेती, लास्ट पे क्वेश्चंस कह देती हूँ। तो हमने लैब कंप्लीट की है, इस वजह से क्वेश्चंस ले रही हूँ। हम लैब 4 भी करनी है आज। ओके मैम, मैंने 5th सेमेस्टर में एडमिशन लिया है कोर्स एग्जाम्शन के थ्रू, पर मेरा सेमेस्टर 1 से ही शुरू हुआ है। सेमेस्टर 1 to 5 कोर्स सिलेक्ट किए हैं। मैम, इसका क्या सिस्टम आप गाइड करते हैं? कौन कौन से कोर्सेज की एग्जाम्शन मिली है पहले तो ये बताओ। ये कंप्लीट डिस्कशन है अक्सर, जिसको हमें लेना पड़ेगा। अक्सर आपने आई थिंक सो, वेट अ मिनट, स्क्रीन बंद करने दे। मुझे ऐसा लग रहा है आप ईमेल कम्युनिकेशन पे थी। अक्सा अक्सा अक्सा, नहीं, दैट इज अनदर अक्सा, आप नहीं हो वो। अच्छा जी, प्रॉपरली लिखो क्या पूछना चाह रही हो। अभी आपने जैसे कंप्लीट चीज लिखी है ना, मुझे फर्दर बताओ कौन से कोर्सेज एग्जाम्प्ट हुए हैं, कोर्सेज नहीं हुए, ताकि उस हिसाब से कुछ बता सकूं। मैम, व्हाट्स योर नेम एंड व्हिच थिंग्स वी आर डूइंग टू डिस्कस इन दीज लैब सेशंस? आई एम टेकिंग द लैब फॉर फर्स्ट क्लास नाउ, प्लीज गाइड मी अबाउट इट। अच्छा जी, रजा साजिद, मेरा नाम महा मुर्तज़ा है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग लैब्स को डिस्कस करने के लिए आपके कोई कॉन्सेप्ट्स अगर आपको हैंडआउट्स में से या कहीं पे भी किसी भी चीज़ में इशू है, उनको डिस्कस करने के लिए हम अपने लैब सेशंस को या हम अपने वर्चुअल आवर्स को, जो भी आप सेशंस कह लो, गूगल मीट सेशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट की मर्जी है वो किस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे कोर्स रिलेटेड पूछ रहा है, या इवन आप अपने एग्जाम रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड पूछ रहे हो बात। अभी हम लोगों ने अपनी लैब 3 कंप्लीट की है, ठीक है, जिसमें मैंने बेसिक कुछ चीज़ों के बारे में बताया है। अच्छा, इसको अगर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है तो बेसिकली कि क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं, हमने जो लास्ट लैब है उसके अंदर ये चीज़ भी चेक की थी कि मैं क्लासेस बनाऊंगी कैसे, मैं किस तरह से काम कर सकती हूँ उनके ऊपर। अगला हमारा मेन जो टॉपिक रहा वो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर को हम लोग डिस्कस जो है, ओके, मैं यहाँ से थिंक 65, लेक्चर नंबर 7। ये बेसिकली क्लास जो है उसको आपने, एक आपने जो ऊपर क्लासेस हैं UML डायग्राम्स बनाई थी, उसको आपने कन्वर्ट कैसे किया, ठीक है, ये वो चीज़ हो गई आपकी। अगली चीज़ आपकी कि एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, क्लास डेफिनेशन, हमने फंक्शंस किस तरह से बनाने हैं अपनी क्लास के, ठीक है। हम लोगों ने मेनली काम किया है कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर, तो ये रहे आपके कंस्ट्रक्टर्स। मेंबर फंक्शंस जो है वो नॉर्मल आपके फंक्शंस होते हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ मेंबर फंक्शन जो कि क्लास के जो डाटा मेंबर्स होता है उनको इनिशियलाइज करता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट ये रहा। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज the objects of a class. Constructor is used to ensure that object is in well-defined state at the time of the creation. ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो है इनिशियलाइज आप करोगे गार्बेज वैल्यूज को रिमूव करने के लिए। ऑब्जेक्ट जो है अपनी अच्छी स्टेट में है, कोई मेमोरी गलत एलोकेट तो नहीं हुई यूज को, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। द कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय कंपाइलर, हाउएवर वी कैन राइट इट ऑल बाय आवरसेल्फ। अच्छा, इससे अब उसकी मुराद क्या है? हाँ, यहाँ पे मैं इसको खत्म कर देती हूँ सारे को। मैम स्क्रीन शो नहीं हो हाँ, सॉरी। Some concepts, what are you? What you have taught? कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने मेनली पढ़ा था, मैं कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने लगी हूँ यहाँ पर। अच्छा, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास।
आप जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, किसी भी क्लास का, उसको इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब गार्बेज वैल्यूज को निकालने के लिए, उनको कोई ना कोई इनिशियली वैल्यू देने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, ताकि इनिशियली इनको कोई वैल्यू दी जा सके। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्ट इज इन वेल डिफाइंड स्टेट एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, कि जब आपने उसको बनाया है वो एक अच्छी कंडीशन में हो। द कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द कंपाइलर। कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ऐसा लाजमी नहीं है कि मैं अगर लिखूंगी नहीं तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा ऐसे ही कॉल होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ। मैंने तीनों कंस्ट्रक्टर्स को कमेंट कर दिया है, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर को मैं कॉल नहीं कर सकती और इस कंस्ट्रक्टर को भी कॉल नहीं कर सकती, लेकिन जो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आता, ये फिर भी कॉल होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ लिखा नहीं होगा, ठीक। तो इसको हम रन करते हैं। देखो कोई एरर नहीं है, और जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टर उस टाइम पे कॉल लाजमी होता है। अब ये वो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है जो कि कंपाइलर का अपना लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। मेरा लिखा हुआ ये था, अगर मैं इसको कमेंट से खत्म करूंगी तो फिर ये कॉल होगा, ठीक। अगली चीज देखो, हाउएवर वी कैन राइट इट ऑल बाय आवर सेल्फ, ठीक है। हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब बनाया जाता है उस टाइम कॉल होता है, ये चीज हमने अभी बात की है। कंस्ट्रक्टर्स आर यूजुअली कॉल्ड एक्सप्लिसिटली मोस्टली एक्सप्लिसिटली होता है। खुद या हम दिखा एक्सप्लिसिटली कॉल किया है, ये चीज कॉल करना चाह रही हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर की कुछ नेम एज अ क्लास नेम, मैंने यहाँ पे ये क्लास का नाम। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, ये चीज भी मैंने बताई थी कि किसी भी किस्म की कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ओनली द न्यू मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर जो है उनको पब्लिक ही रखा जाता है, उनको प्राइवेट नहीं किया जाता। द रीजन आपने उनको कॉल करना होता है। हेलो। हाँ जी बच्चे, अच्छा हम डिस्कस कर रहे थे स्क्रीन शेयर, ठीक है। पब्लिक मेंबर्स ही होते हैं, इसको आप प्राइवेट नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर्स को अपने कर सकते हो बट बनाया नहीं जाता इनको, ठीक है। सेकेंडली कांस्टेंट नहीं किया जाता इनको, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली इनिशियलाइज करते हैं, कांस्ट नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें याद रखिएगा इसके बारे में। we can assure that constructor is called automatically by adding the cout statement। हमने cout statement इसलिए ऐड की थी ताकि हमें नजर आ सके कि हम एक्चुअली क्या कॉल कर रहे हैं, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली वो होता है जो कि ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर सिस्टम की तरफ से, कंपाइलर की तरफ से कॉल होता है, उसे हम कहते हैं जी वो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटर नहीं होता उसका कोई भी, जैसे कि हमने अपना फर्स्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हमने ओवरलोड किया था, मतलब मैंने खुद लिखा हुआ था ये वाला, ठीक है। बट दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मैं इसके अंदर अगर कुछ भी ना लिखूं तो दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या मैं इसमें से सी आउट स्टेटमेंट्स हटा दूं तो दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैंने इसको 0 0 नल कर दूंगी मैं चीज़ों को, तो वो ही है,
ठीक, कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर और विद ऑल पैरामीटर्स, ठीक है, या तो कोई पैरामीटर ना हो या फिर सारे पैरामीटर्स हों विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मतलब किसी इंटीजर को कंपाइलर वैल्यू देता है 0, फ्लोट को कंपाइलर वैल्यू देता है 0.0, स्ट्रिंग है तो उसको नल देता है, ठीक है, विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। मैंने क्या किया है, जो कंपाइलर वैल्यू देता है मैंने वही दी है बेसिकली, ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर is called default constructor. If we do not define a default constructor, the compiler will generate a default constructor. अगर मैं नहीं लिखूंगी जैसे मैंने कमेंट कर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टर अपना जो है कंपाइलर जनरेट कर लेगा। कंपाइलर जनरेटेड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली होता है छुपा हुआ, वो खुद ब खुद कॉल होता है, मैं उसे कॉल नहीं करूंगी। यूजर रिटन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज एक्सप्लिसिट, ठीक है, वो आपको खुद कॉल करना पड़ता है, जैसे आपका वन आर्ग्यूमेंट टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक। The compiler generated default constructor initialize the members to their default values. Compiler का जो होता है वो कोई भी default values जो है वो दे देता है. If we have given any constructor for a class, whether it is or explicit default constructor. अच्छा जी, if we have given any constructor for a class, whether it is an explicit default constructor, parameterless or with parameter having default values. ठीक है, एक्सप्लिसिट में बेसिकली कोई भी आ सकता है जिसमें पैरामीटर्स हो और पैरामीटर के बगैर भी हो। जैसे कि मैं इसको पैरामीटर दे रही हूँ, 2 पैरामीटर्स मैंने दिए हैं, उसके बाद मैं इसको वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी की दे रही हूँ, ठीक है? या मैं इसको 20 दे देती हूँ, 30 दे देती हूँ, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास बेसिकली एक्सप्लिसिट जो नज़र आता है, ठीक है? वो कंस्ट्रक्टर है। स्क्रीनशॉट नहीं और हो रही। दोबारा बता दें मैम। किस चीज़ को? मैम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। रही बच्चे मेरी साइड से शेयर्ड है, इश्यू आ रहा है, अभी टाइम है उसमें। हम कंस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे पढ़ा है लैब 3 के अंदर, मैं उसको साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है? एंटर प्रेस करवाना है अपनी आउटपुट में, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ENDL एंड लाइन प्रिंट करवाऊंगी, ठीक है? मैम कंस्ट्रक्टर मैम आज आप लैब करवानी 4 है। कराएंगी? अच्छा। अच्छा जी, इम्प्लिसिट और सेकंड आपका वर्ड है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट बेसिकली होता है जो आपकी छुपी हुई होती है चीज़, ठीक है, हिडन कह लो, चलो उर्दू नहीं लिख रही मैं, हिडन जो होती है। एक्सप्लिसिट होती है जो कि नज़र आ रही होती है, शोइंग जो कि हमें नज़र आ रही होती है। थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को भी हम एक्सप्लिसिट कभी कभी कह लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर, जैसे मैंने इस टाइम कुछ भी मैंने कंस्ट्रक्टर कमेंट किए हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है जो इसने कॉल किया है दैट इज एन इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर। मुझे तो नजर नहीं आ रहा जो कुछ उसने कॉल किया है, ठीक है, मैंने जो लिखा था वो तो ये है, जो उसने कॉलिंग की है की सेट है वो छुपा हुआ है। एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर हम ठीक भी कंस्ट्रक्टर जिसमें हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है, ठीक है, if I have given any for class whether it is compiler generated,
ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर विद 1 पैरामीटर है, कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर है, कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दिस इज द एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट। ठीक है, इम्प्लिसिट डिफॉल्ट हम नहीं लिख सकते, इम्प्लिसिट कंपाइलर का अपना है। अगर मैं लिखूंगी सो दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सप्लिसिट। ये सारे एक्सप्लिसिट हैं जो कि नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो, ये सेम उसने क्रिएट किया हुआ जैसे हमने क्रिएट किया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। Write only one constructor and it will serve the purpose of the constructor. अच्छा जी, ये कुछ कंस्ट्रक्टर की हमारी चीजें थी स्टडी की हैं। मैंने कल लैब 3 की थी बट रूम फ्लोट डब्ल्यू पे एरर आ जाता है, क्या बता सकती हैं? बता सकती हैं मैम कि क्यों? मुझे सबसे पहली बात, ईमेल पे कोड भेज दो या मुझे इधर सेंड कर दो कोड। ठीक है, वी ट्रांसफर पे भेज दो और लिंक मुझे भेज दो यहाँ पे ही। मैं चलिए कोड भेजो बच्चे, ऐसे नहीं, ऐसे समझ नहीं आएगी मुझे भी। ठीक, कोड भेजो आप। ये किसी फाइल से रिलेटेड लिंक नहीं है। ओके जी, मेन को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा रूम 1 मेन से स्टार्ट होती है, कभी भी आपकी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो वो मेन से होगी। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल मेन के पास आएगा। मेन जो है वो फर्दर आपको भाई बताएगा कि आपने क्या करना है। पहली लाइन देखो लिखी हुई है रूम R1, इसका मतलब है कि ये रूम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा है R1, लेकिन R1 जब भी क्रिएट होगा तो इसका मतलब है कि कोई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर तो मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ, जो कि मैंने इस टाइम कमेंट किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा जो कंट्रोल है या मेरा एग्जीक्यूशन का इस टाइम पे क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इस कमेंट को हटा दूं का यहाँ पर, ठीक है, इस वाले सेक्शन के अंदर जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। जीरो वैल्यू असाइन करेगा, विड्थ ओके जी, राइट सी प्लस प्लस कोडिंग प्रोग्राम विच क्रिएट्स अ क्लास पिरामिड। एक आपने क्लास बनानी है पिरामिड। द क्लास शुड कंटेन अ स्टैटिक डाटा मेंबर। एक आपके पास स्टैटिक डाटा मेंबर होना चाहिए। ठीक है, पीकर ऑफ पिरामिड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा जी, इन द मेन फंक्शन, किसी ने स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में पढ़ा है अभी तक? आप लोग वैसे 201 पढ़ के आए हो तो काफी हद तक आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्टैटिक डाटा मेंबर। ओके जी, तस्लीम राना, बच्चे अपना वीयू का आईडी पकड़ो, उससे ज्वाइन करो सेशन। ठीक है, वीयू का आईडी, वीयू की आईडीज यूज करो, वहां से आओ।
हेलो। असल में मुझे पता नहीं चल रहा, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है। मैं उधर से आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी तो आप मुझे डिस्कनेक्ट नहीं करें, मैं देखती हूँ। नहीं बच्चे, मैंने किसी को भी अलाउ नहीं किया हुआ। लास्ट मैंने किया है तो उसकी वजह से बहुत हद तक वीयू के आईडीज जो है ना वो स्टूडेंट यूज कर रहे हैं। आप लोग अपने जो है ना कम्युनिकेट देखिए जब पहले ईमेल से भी करते हो तब भी ऐसे ही कर रहे होते हो कि आप अपने पर्सनल आईडीज यूज करते हो। ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। अपने व्यू के आईडीज को यूज करो, क्योंकि मुझे भी बार बार परमिशन देने के लिए स्क्रीन पे आना पड़ता है। मैं आपको अलाउ करूंगी, मुझे 20 और को करना पड़ेगा। ठीक है, आपने तीसरी चौथी बार किया है, दैट इज वाई मैंने उसको एक्सेप्ट किया है कि मैं सिर्फ इतना बता दूं कि काइंडली उसको दूसरे अपने व्यू के आईडी से आपके जो किस सेमेस्टर के हो तस्लीम राना? ये MCS की सेमेस्टर कौन सेकंड सा? सेकंड सेमेस्टर है, तो इसका मतलब है आप सीनियर्स में आ गए हो ना। व्यू का आईडी कहाँ है? मैम वो पता नहीं याहू पर है, मुझे कुछ याद नहीं। जीमेल से मैं आई हूँ अभी। मैं असल में वही कह काफी रही हूँ, सारे हैं पर अपने व्यू के आईडीज ढूंढो सबके सब। ठीक है, मैंने स्पेशली अनाउंसमेंट्स के अंदर भी मेंशन किया हुआ है कि व्यू के आईडीज यूज करो, क्योंकि मैम लेकिन वो तो ऐसा बिल्कुल। हाँ मैम, मंडे और ट्यूसडे सेम स्टडी होती है। सेम होती है। स्टूडेंट के क्वेश्चंस पे वेरी कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट कुछ पूछ ले, वो एक स्टूडेंट कुछ और पूछे, दूसरा कुछ और पूछे, जॉब की वजह से मंडे आपका बेसिकली सेशन को अटेंड करना उतना ज़रूरी तो नहीं है। अगर आप चाहो तो स्टडी कर लिया करो चीज़ें, और उसके बाद आपकी जो भी एम्बिग्विटीज़ होती हैं या आपके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको राइट डाउन कर लिया करो। सेशन में आया करो, वांट टू आस्क, या मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ, उसके बाद आप पूछ सकते हो आके। ठीक है, अपनी क्वेरीज आपने कोई रखी हुई है वो पूछ सकते हो, अदरवाइज जो मैंने पढ़ाया है उसमें से कुछ पूछना चाहो तो भी। आमिना 301 अब पढ़नी है। 301 और 304 दोनों, और साथ इनके प्रैक्टिकल्स उठा लो। आमिना वो बेहतर है, 201 अगर स्ट्रांग है 201 पढ़ के ही आप 301 और 304 की तरफ जा सकते हो। 301 इज अ बिट टफ देन 304। 201 में है, हाँ जी 201 में है। तो स्टैटिक के बारे में बताओ क्या होता है स्टैटिक, अदरवाइज फिर हम हैंड आउट से इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि हमने एक्सप्लेन करना है या हमने यूज करना है, तो इसका मतलब है कि मुझे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली स्टैटिक, और मैं स्टैटिक के ऊपर काम किस तरह से कर सकती हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं, हल्का सा बताती हूँ मैं। लाइफ ज्यादा होती है वॉर की, और यू मीन वॉर की, कौन सा वॉर की बात कर रहे हो? अम, हाँ जी, जिनको अपने व्यू आईडीज के बारे में नहीं पता, मोहम्मद शफी खान। पहले एक्सप्लेन करते हैं हल्का सा प्लीज। ओके, 301 और 403 में से थर्ड सेमेस्टर में कौन सी बेस्ट है? 403 कौन सा सब्जेक्ट है आपका? आई डोंट नो, लेट मी जस्ट सी। 403 के बारे में मुझे डेटाबेस है। 403 CS 403। ओके डॉक्टर नैयर, डेटाबेस। अगर आप ईज पे रहना चाह रहे हो देन गो फॉर 403, बेहतर है। अदरवाइज 301 एंड 403, 301 टफ है, 304 इज इजी। 304 पढ़ लो अगर आप मतलब 301 या इन दोनों में से कोई एक लेना चाह रहे हो, तो 301 304 पढ़ लो। 304 में टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब आप वो क्लियर कर लेते हो तो 301 काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि आपकी जो 301 की इम्प्लीमेंटेशन है या प्रोग्रामिंग है वो थ्रू टेम्पलेट की गई है। तो डेटाबेस और डेटाबेस का प्रैक्टिकल, और 304 उसका प्रैक्टिकल उठा लो, दैट इज़ बेटर। फिर 301 की तरफ चले जाना। 304 ऑलरेडी है, 301 और 403। मैं अगर हूँ तो 403 चूज करूंगी। 301 इज बिट टफ। दो हार्ड प्रोग्रामिंग के आ जाएंगे। 301 भी मेजर प्रोग्रामिंग है और 304 भी प्रोग्रामिंग है टोटली। स्टैटिक वेरिएबल जो है वो मेमोरी में कब तक होता है?
जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है स्टैटिक वेरिएबल हीप पे जनरेट नहीं होता, वो एक बार क्रिएट होता है। वेरी गुड मुझे तारीफ मैम, आपने मुझे कोर्स एग्जाम्पशन के बारे में नहीं बताया, मैं आपको मेल कर दूं। अक्सर प्रॉपरली लिख के कौन से कोर्सेज आपने एग्जेम्प्ट करवाए हैं, कोई स्क्रीनशॉट कुछ भी प्रॉपरली ईमेल कीजिएगा, ठीक है, मैं उसको रिप्लाई कर देती हूँ। क्लास के फंक्शंस यूज कर सकता है, वेरी गुड। ओके जी, मैं जा रही हूँ जरा स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, स्टैटिक वेरिएबल, बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल्स होते क्या हैं? मैं एक जो है वो डायग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है। मोस्टली जब मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, ठीक है, मेरी एक क्लास है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि उसके अंदर है 2 सेक्शन है बेसिकली। मैंने एक क्लास क्रिएट की हुई है पर्सन की, ठीक है। उसमें मैं कहती हूँ कि नेम हो सकता है उसका, फिर उसकी एज हो सकती है, फिर उसकी डिग्री हो सकती है, ठीक है। ये 3 चीजें हो सकती हैं, मैं बेसिकली ये बात कर रही हूँ। ठीक, ये 3 चीजें। और फंक्शंस भी अगर मैं इसके देखूँ तो मैं कहती हूँ कि चलो एक गेटर है। गेटर सेटर इसके बारे में आई थिंक आपको काफ़ी आइडिया होगा, वैसे तो पढ़ के ही आते हो, बट फिर भी चलो एक डिस्प्ले का फंक्शन है, मैं सिर्फ फिलहाल इतना ही रख रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब मेनली आपकी जो है कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। जब आप किसी कोई एक क्लास क्रिएट करते हो, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि ठीक है। अच्छा जी, मैं पहला जो है उसको कहती हूँ कि जी ये अली है नाम का, एज इसकी 12 है और डिग्री इसकी चलो मैं कहती हूँ फिलहाल इसने 12th किया हुआ है, ठीक है। मैं एक और जो है वो क्रिएट करती हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स के नाम भी हम मेंशन कर देते हैं अभी। अच्छा जी, दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट है रज़ा के नाम से, ठीक है। मैं कहती हूँ कि एज उसकी है 14 और 12 के हिसाब से है उसकी एज काफ़ी ज़्यादा होगी, स्टडीज़ के हिसाब से उसकी एज काफ़ी कम है। अच्छा जी, और ये इस टाइम पे 8th में है, ठीक है। इसी तरह से मैं कहती हूँ कि मैंने एक तीसरा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया हुआ है, उम्र कह देती हूँ मैं। उम्र मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसकी एज इस टाइम 16 है, ये मैट्रिक में है इस टाइम पे। तो मैंने बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, अली, रज़ा और उमर। नॉर्मली जब आप एक नॉर्मल क्लास क्रिएट करते हो और उसके अंदर नॉर्मल डाटा मेंबर्स नेम एज डिग्री क्रिएट करते हो, तो क्या होता है कि हर एक जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है उसको अलग अलग उसके डाटा मेंबर्स असाइन किए जाते हैं और अलग अलग फंक्शंस भी असाइन किए जाते हैं, ठीक है। जैसे डिस्प्ले का फंक्शन इसके पास भी होगा, ठीक है। इसी तरह से डिस्प्ले का फंक्शन इसके पास भी होगा, ठीक है। इसी तरह से डिस्प्ले का फंक्शन इसके पास भी होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होता है। लेकिन जब आप स्टैटिक की बात करते हो, जैसे मैं ऐसा करती हूँ कि मैं एक वेरिएबल है काउंट का, वो मैं बना देती हूँ स्टैटिक, ठीक है। मैं कहती हूँ कि ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि स्टैटिक वेरिएबल काउंट के नाम से, ठीक है, वो मेमोरी में जाके बनेगा कहीं, ठीक है। कहाँ बनेगा उसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं काउंट के ऊपर, ठीक। एक मेमोरी एलोकेशन जो है वो काउंट की बन जाएगी। अब अली के लिए भी यही है काउंट, रजा के लिए भी काउंट यही है, उमर के लिए भी काउंट यही है, ठीक है। इन तीनों के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट नहीं होती, बल्कि ये जो वेरिएबल होता है स्टैटिक वेरिएबल, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, ठीक है। अली जो इसके अंदर चेंज करेगा, अली इसके अंदर चेंज कर सकता है, अली इसको कर देता है 5, ठीक है। रजा आया, रजा ने कहा नहीं, इसकी वैल्यू जो है ना 5 नहीं, इसकी मैंने वैल्यू सेट करनी है, वो कहता है कि मैंने 7 करनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू अली के लिए भी 7
हो जाएगी जो है मैंने इसकी वैल्यू 7 नहीं, मैंने इसकी रखनी है वैल्यू 12, किसी रीजन की बेसिस पे हो सकता है, वो कर सकता है, ठीक है। वो कहता है कि नहीं 14 है, असल वैल्यू 14 है। तो बेसिकली होता क्या है कि अली जो है, रजा जो है और उमर जो है, ठीक है, तीनों एक ही मेमोरी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं और एक ही जगह पे वो अपनी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, ठीक। उमर के लिए भी वैल्यू 14 है, अली के लिए भी, रजा के लिए भी, ठीक। ये चीज़ क्लियर हुई। तो बेसिकली स्टैटिक का मतलब ये है कि आपका जो मेमोरी वेरिएबल है वो आपके सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक मेमोरी वेरिएबल को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक, अलग अलग नहीं होता। इतना जो मैंने बताया है उसके हवाले से किसी का कोई इशू? ठीक हो गया। अब हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हो या सुनते हो देन काइंडली एक बार उसको रीड ज़रूर किया करो। द रीज़न आपके पास वर्ड्स अच्छे आ जाते हैं, आपकी एक स्टेटमेंट्स बन जाती हैं कि ओके मुझे क्या कह रहे हो? मैम एक दफा और क्लियर करवा दें मैम प्लीज। अच्छा, मैंने बात की है कि जब मैं एक क्लास बनाती हूँ, ठीक है, तो अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती हूँ मैं, अली, उमर, रज़ा, कुछ और भी हो सकते हैं। जैसे मैंने भी रूम के 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे, R1, R2, R3, ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए। अब होता क्या है कि हर ऑब्जेक्ट के जो डाटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस उसको अलग-अलग दिए जाते हैं, ठीक है, सेम नहीं रखे जाते। इसके ये 3 डेटा मेंबर वेरिएबल्स अलग हैं, डाटा वेरिएबल्स अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, ठीक है। इसी तरह से जब मैं अ फंक्शन की बात करूँ तो इसका डिस्प्ले का फंक्शन अपना है, इसका अपना है, इसका अपना है, ठीक है। जब मैं स्टैटिक की बात करती हूँ तो स्टैटिक क्या होता है, वो एक मेमोरी वेरिएबल होता है जो कि हर ऑब्जेक्ट जितने भी क्रिएट किए जाएंगे उन सब के लिए यही होता है, ठीक। अगली चीज, जो आपका स्टैटिक वेरिएबल होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का नहीं होता, वो क्लास का होता है, ठीक है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, ठीक है, मैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने कोई क्रिएट ही नहीं किया ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके बावजूद ये एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इन सब को खत्म कर दूं, ठीक है, ये तो भी एग्जिस्ट करेगा मेमोरी में, ठीक। ये कुछ चीजें हैं, अब इसको स्टडी करते हैं, ठीक है, और इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ अच्छी चीजें देखते हैं कि क्या हो सकती हैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज स्टैटिक वेरिएबल्स। ओके जी। हम्म Static variables of a class are such variables which are independent of class object, जो कि class object के हवाले से independent है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ टाइम ऑफ अ स्टैटिक वेरिएबल इज थ्रू आउट द प्रोग्राम लाइफ, ठीक है। जो लाइफ टाइम है किसी भी स्टैटिक वेरिएबल की वो पूरे प्रोग्राम के दौरान वो रहता है। जैसे मैंने कहा है कि मैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिलीट भी कर दूं तो भी ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अगली चीज जो है, if static variables are not explicitly initialized they are going to be initialized with zero, appropriately zero से। अगर मैं इसको कोई वैल्यू नहीं देती, वैल्यूज वगैरह के बारे में हम उसकी बाद में बात करते हैं कि किस तरह से इसको वैल्यू दे सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, स्टैटिक वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस थ्रू आउट द प्रोग्राम। इनिशियलाइज किसी भी चीज को एक बार ही किया जा सकता है, are initialized only once throughout the program independent of how many times the function initializing is called, ठीक है। उसको एक बार ही इनिशियलाइज किया जाता है, इनिशियलाइज इस तरीके से आप करते हो, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है स्टैटिक डेटा मेंबर, a variable that is a part of a class yet is not part of any object। मैंने पहले बताया कि वो क्लास का पार्ट है, ऑब्जेक्ट का किसी का नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिक डेटा मेंबर। They are shared by all objects of the class. They do not belong to any particular instance या object of a class. Class versus instance variable। मैंने आपको पहले बताया है कि क्लास आपकी ये है जो आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, और आपका जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो वो उसका एक इंस्टेंस है, ठीक है। उसके दरम्यान में डिफरेंस बताया हुआ है। अच्छा, स्टैटिक डेटा मेंबर्स जो है क्लास नेम, स्टैटिक डेटा मेंबर, वेरिएबल, इस तरह से इसको लिखा जाता है। इन चीज़ों को हम देखते हैं। स्टैटिक वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, डिक्लेयर इसको इनसाइड द क्लास क्या रहता है, बट डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। इन चीज़ों को हम अब पढ़ते हैं, ठीक है, को देख लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर हम आगे चलें। मुझे 1 मिनट शेयरिंग जो है वो रोकनी है, मैं करती हूँ आपसे बात, ओके।
ओके, स्टेटमेंट पे आ जाते हैं हम वापस अपनी। ठीक है, तो बेसिकली स्टेटमेंट हमारी है राइट सी प्लस प्लस कोडिंग प्रोग्राम द क्लास शुड कंटेन अ स्टैटिक डाटा मेंबर जिसमें पी काउंट होना चाहिए टू स्टोर, किसको स्टोर करे वो, नंबर ऑफ पैरामीटर्स ऑब्जेक्ट्स, कि जो आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करो, जितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए गए हैं वो डिजाइन करने के लिए या काउंट करने के लिए। इन द मेन फंक्शन डायनेमिकली क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ pyramid। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, प्रिंट द वैल्यूज ऑफ पी काउंट। आपने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके वो जो आपका स्टैटिक ऑब्जेक्ट स्टैटिक वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। उसके बाद आपने डिलीट करते जाना है ऑब्जेक्ट्स को और पी काउंट जो है उसको फिर से डिस्प्ले करवाना है। तो ठीक है, बेसिकली होगा ये कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 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 3 बार। ठीक है, पी वैल्यू हो गई 1 काउंट की। दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो गई 2। तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो गई 3। आपने उसको प्रिंट करवाया कि इस टाइम कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड हैं। फिर आपने क्या किया कि उनको डिस्ट्रक्ट करवाया, खत्म करवाया। डिलीट एनी 2 ऑब्जेक्ट्स, कोई से 2 उनमें से डिलीट कर दें। ठीक है, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड और उसके बाद दोबारा से डिस्प्ले करवाना है कि कितने आपके ऑब्जेक्ट बच गए। न्यू प्रोग्राम लिखते हैं आयोस्ट्रीम टॉप पे, फिर उसके बाद यूजिंग नेम मेन, देन आपके पास। ठीक है, उन्होंने हमें कहा है कि जल्दी से बताओ ग्रुप में। ठीक हो गया जी, न्यू के जरिए, वेरी गुड लाइबा। बाज नहीं आते बच्चे। अच्छा जी, न्यू ऑपरेटर। अच्छा जी, यही है आई थिंक सो। 118, इसके अलावा कहाँ पे भाई न्यू ऑपरेटर इससे पहले कहीं यूज किया? ये डिस्ट्रप्टर आपका हो गया। अच्छा, पहले ऐसे करते हैं, डिस्ट्रप्टर को भी देख लेते हैं, पेज नंबर 94 पे है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर जो है बेसिकली किसी जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो न्यू के थ्रू, तो उसके बाद उस मेमोरी को फ्री भी करवाना होता है। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट की, कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ, तो इस तरह से डिस्ट्रक्टर भी कॉल होता है हमेशा आपका। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर जो है कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम इज द सेम जैसे कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, बट पीछे एक डिडल साइन लिख देते हैं। ठीक है, और अंदर आप डिलीट लिखो या ना लिखो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर का काम जो है वो अपना काम करेगा। ठीक है, आप सिर्फ सी आउट करवा दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अच्छा जी, डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओवरलोडेड का मतलब ये कि इसके अंदर पैरामीटर्स नहीं आ सकते, कि मैं इसके अंदर एक 1 पैरामीटर 2 पैरामीटर तो नहीं हो सकता। सीक्वेंस ऑफ कॉल, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद कॉल होते हैं। कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड इन द सीक्वेंस इन विच ऑब्जेक्ट्स आर डिक्लेयर्ड, जिस जैसे R1 R2 R3 इस तरह से डिक्लेयर हुए थे। डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड रिवर्स ऑर्डर, पहले R3 का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन R2 देन R1। ठीक, ये डिस्ट्रक्टर की कुछ चीजें। अच्छा जी, न्यू ऑपरेटर के बारे में भी देख लेते हैं। अच्छा जी, न्यू ऑपरेटर, डिफाइनिंग अ न्यू 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 न्यू, कहाँ गया बच्चे न्यू ऑपरेटर का?
आई थिंक वैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो यहाँ पे उस तरह से न्यू के बारे में डिस्कस नहीं किया होगा। कि मुझे उसने कहा है 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर लूँगी, P1 P2 और P3 जो है मैं उसको भी क्रिएट कर देती हूँ। ठीक, उसके बाद जो है मैंने क्या करना है कि एक डिस्प्ले का फंक्शन जो है बेसिकली मैं वो क्रिएट कर लेती हूँ। अच्छा जी, इन्होंने काउंट का बेसिकली कह लो स्टैटिक काउंट ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन ओके जी, स्टैटिक ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे देखो ज़रा, इसको सबसे पहले स्टैटिक कर लेते हैं। ठीक है, एक हमने क्रिएट करना है, क्या वो हो सकता है, रिटर्न, ये बेसिकली इंट करेगा, गेट काउंट। ठीक है, मैं गेट काउंट इसको कर रही हूँ। ठीक है, और ये करेगा क्या, रिटर्न बेसिकली कर देगा जितने मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, या इसके अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है, क्या किया हुआ है, आउटपुट टोटल ऑब्जेक्ट्स। ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न करवा रहा है बस। ठीक है, रिटर्न करवा रहा है। रिटर्न हम कर लेते हैं काउंट को, पी काउंट को। ठीक है, अच्छा जी, अगली चीज़ ये स्टैटिक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, रीज़न इसकी बताती हूँ जी स्टैटिक क्यों करना पड़े, क्योंकि हम स्टैटिक को यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, स्टैटिक को हमने इनिशियलाइज़ नहीं करवाया, तो स्टैटिक को इनिशियलाइज़ करवाना जो है वो सबसे ज़रूरी है। तो स्टैटिक को इनिशियलाइज़ करवाने के लिए आपको कुछ टर्म्स जो हैं वो दी हुई हैं। तो स्टैटिक पे आ जाते हैं दोबारा अपने। स्टैटिक डेटा मेंबर 113। ओके जी, एक्सेसिंग, एक तो उसको एक्सेस कैसे करना है और उसको इनिशियलाइज कैसे करना है। तो ये रहा आपका इनिशियलाइज करने का तरीका। जो वो टाइप है उसकी, जिस क्लास से वो बिलोंग करता है, जो उसका नाम है। ठीक है, अक्सर आपसे सिंटेक्स वगैरह भी पूछे जाते हैं चीज़ों के, तो ये उसके लिए है। सबसे पहले जो उसका रिटर्न है, या जो भी उसकी टाइप कह लो, आपके पास है, मेरे पास इंट है, तो मैं इसको इंट कर लूँगी। ठीक है, उसके बाद जिस क्लास से वो बिलोंग करता है, दैट इज़ फ्रॉम पिरामिड। ठीक है, और काउंट इज इक्वल्स टू, मैंने इसको 0 वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद मैं इसको सी आउट टोटल ऑब्जेक्ट्स, मैं यहाँ पे इसको पी गेट काउंट, ओके जी, इसको एक्सेस करने का मेथड एंड पिरामिड पी काउंट इज इक्वल टू 0, यहाँ से इसकी हमने रिटर्न करवाई हुई है वैल्यू, एंड डिलीट गेट काउंट पिरामिड, डायरेक्ट इसके थ्रू करें एक्सेस पिरामिड, दैट इज गेट काउंट। ओके, अच्छा जी, इसको मुझे एक बार सेव करने दें। S20 फॉल्ट 22 है, ये फॉल्ट 22, और ये आपकी लैब 4 है। ओके जी, इसको मुझे कंपाइल करने दो। ठीक, कंपाइलेशन में एरर नहीं है फिलहाल। ओके जी, चलो देखते हैं क्या बनता है। ओके जी, यहाँ पे देखो बेसिकली हुआ क्या है कि मैंने जैसे कंस्ट्रक्टर के अंदर ही 3 करवा दिए थे, एडअप करवाए थे, एक क्रिएट हुआ। अच्छा देखो, अगर आप इसको स्टैटिक ना करते तो इसका मतलब ये था कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू इस टाइम पे 1 होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि हर बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और हर बार उसको वैल्यू 0 से असाइन होती। ठीक है, तो इंक्रीमेंट करके उसके अंदर 1 ही आना चाहिए था। ठीक, मैं क्या करती हूँ, अब इधर से कोई से 2 ऑब्जेक्ट्स अपने, मैं P2 को डिलीट कर देती हूँ और मैं डिलीट P3 को कर देती हूँ। ठीक है, और
इसको मैं यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये आपके पास आ गया। इसको हमने रन किया दोबारा, तो देखो दो जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने के बाद आपके पास क्या बच गया, आपके पास एक ऑब्जेक्ट बच गया, दो डिस्ट्रप्टर्स मैंने कॉल किए हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आ रही हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग रोक रही हूँ। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, अपने क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो टाइप कर लो। ठीक है, ओके जी, मैं तब तक 1 मिनट में आ रही हूँ, मैं पानी ले आऊँ बस। अच्छा जी, एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपके स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, ओके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। स्टैटिक वेरिएबल्स जो हैं उनकी इनिशियलाइजेशन क्लास से बाहर होती है। ठीक है, डिक्लेरेशन उनकी क्लास के अंदर होती है। जैसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं दोबारा। ठीक है, तो बेसिकली देखो ज़रा कि यहाँ पे, ठीक है, डिक्लेयर हमने क्लास के अंदर किया है, इनिशियलाइजेशन इसकी बाहर होगी। अच्छा, इन केस, अच्छा जी, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा भी है कि इनिशियलाइजिंग। अब एक बार स्टैटिक को हम लोग दोबारा से बात करते हैं। ठीक, कीवर्ड स्टैटिक इज यूज्ड टू मेक अ डाटा मेंबर स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक डाटा टाइप और उस वेरिएबल का नाम, हमने क्या किया है कि स्टैटिक डाटा टाइप इंट और उसका नाम वैसे ही हमने लिखा है। ठीक है, आगे देखो, डिफाइनिंग अ स्टैटिक डाटा मेंबर, एलोकेटिंग मेमोरी फॉर देम। स्टैटिक डाटा मेंबर इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है वो डिक्लेयर किया जाता है इनसाइड द क्लास बट डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। आगे देखो, डाटा टाइप, क्लास नेम और वेरिएबल नेम। ठीक, डिफाइन हमने जैसे उसको किया, जैसे हमने इसको वैल्यू दी है, तो आपकी डाटा टाइप देखो, आपका क्लास का नाम देखो, 2 कॉलम्स लगाए हुए हैं। ठीक है, जो कि बता रहे हैं कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है। आगे हमने पी काउंट जो भी उसका नाम था इक्वल्स टू 0 किया हुआ है। ठीक, अच्छा जी, इनिशियलाइजिंग डाटा मेंबर्स असाइनिंग देम टू इनिशियल वैल्यू, आपने कोई ना कोई इसको इनिशियल वैल्यू असाइन करनी है। स्टैटिक डाटा मेंबर्स शुड बी इनिशियलाइज्ड वंस एट अ फाइल स्कोप। आपने उनको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देनी है। देयर इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन। सो डेफिनेशन के टाइम पे कोई भी वैल्यू असाइन कर दो, जैसे यहाँ पे 0 दी हुई है, हमने भी दी है। आगे फिर बात करता है शुड बी इनिशियलाइज्ड, शुड बी करने चाहिए, लाजमी नहीं है। ठीक है, इफ स्टैटिक डाटा मेंबर आर नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज्ड, अगर इनिशियलाइज नहीं किए जाते एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन, दे आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड विद 0। अगर मतलब मैं इसको हटा दूं, कमेंट कर दूं, अभी भी मेरी आउटपुट सेम रहेगी। ये देखें क्या कह रहे हैं, shouldn't make any difference. Undefined reference to pyramid p count. Pyramid p count. कंपाइलर एरर है, किस चीज का है? Shouldn't make any difference. मैम आपने स्कोप रेजोल्यूशन वेक्टर का क्यों यूज किया फिर? स्कोप रेजोल्यूशन क्यों यूज किया? क्योंकि देखो पी काउंट बिलोंग करता है अंदर से, ठीक है, लेकिन मैंने उसको बाहर यूज किया है, क्लास से बाहर। ठीक है, तो जब भी आपने किसी क्लास के प्राइवेट या पर्सनल चीज को बाहर एक्सेस करना होता है, तो फिर हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है वो साथ यूज करना पड़ता है। जैसे आप किसी क्लास के फंक्शन को बाहर डिफाइन करते हो, तब भी आपको ये काम करना पड़ता है। ठीक, अच्छा देखो, ये वाली बात जो उन्होंने कही है कि ऐसा डिफाइन उसको करना लाजमी है। डिफाइन करने का मतलब ये है कि वैल्यू दो या ना दो, बट उसको यहाँ पे मेंशन जरूर करना है कि आपका एक स्टैटिक मेंबर है इंटीजर टाइप का। ठीक, और मैं इसको रन कर रही हूँ, मैंने अब इसको वैल्यू नहीं दी, इसके बावजूद मेरी आउटपुट अगर सेम है, ठीक है, 3 2 खत्म हो गया ऑब्जेक्ट, तो 1 रह गया। ठीक, अच्छा यहाँ पे हमने कुछ और चीजें भी चेक करनी है। तो यहाँ एंड लाइन है, एंड लाइन कहाँ मिसिंग है फिर? अच्छा यहाँ पे एंड लाइन है, मिसिंग है, ENDL। और मैं यहाँ पे भी आपको एंड लाइन एक पुट कर देती हूँ। ठीक, अच्छा अगली चीज जरा पढ़ो।
अच्छा जी, वो कहता है कि यहाँ पे आप इसको ऐसे असाइन करो या ऐसे असाइन करो, एक बराबर है। अपनी मर्जी की वैल्यू असाइन कर दोगे, इट्स अप टू यू। अब देखो वो कहता है कि एक्सेस स्टैटिक डाटा मेंबर्स। डाटा मेंबर को आप एक्सेस कैसे कर सकते हो? लाइक अ नॉर्मल डाटा मेंबर डॉट ऑपरेटर के थ्रू, या फिर एक्सेसिंग अ स्कोप रेजोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो इस तरह कर लो या फिर आप डॉट ऑपरेटर से भी कर सकते हो। अच्छा जी, डॉट ऑपरेटर जैसे आपने यहाँ पे किया, लेकिन इसके लिए मुझे इसको पब्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मुझे पब्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं डॉट ऑपरेटर से डायरेक्ट इसको वैल्यू देना चाहती हूँ, वो मैं नहीं करूंगी, मैं स्टैटिक को हमेशा प्राइवेट पे ही रखा करूंगी। आगे देखो जरा, लाइफ ऑफ अ स्टैटिक डाटा मेंबर, दे आर क्रिएटेड इवन व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन अ क्लास। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर यहाँ से मैं हटा दूं सारा कोड, इसको तो फिर भी क्रिएट होना चाहिए ना। ठीक है, ये तो फिर भी होना चाहिए। गेट काउंट फिर भी काम करना चाहिए। आ जाओ भाई, देखते हैं काम करता है या नहीं करता। जीरो के साथ उसने इनिशियलाइज किया और ये पी काउंट उसके अंदर पड़ा हुआ था, जीरो। ठीक है, मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, स्टिल इट्स वर्किंग। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, स्टिल इट्स अवेलेबल। और अगर आप सारे ऑब्जेक्ट्स खत्म भी कर देते हो, इट विल स्टिल एग्जिस्ट। जैसे कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स को खत्म किया था। ठीक है, मैं डिलीट P1 भी कर देती हूँ, मैं P1 को भी डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, तीनों डिलीट हो गए, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं अब होना चाहिए, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। तो स्टैटिक डाटा मेंबर किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता, वो एक क्लास का पार्ट है। जब आप किसी क्लास की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे स्टार्ट होता है, और जब उसको खत्म करते हो तो ये वहां पे खत्म होता है। ठीक, आगे देखो, यूजर्स दे कैन बी यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर आप कोई वैल्यू पुट करवा लेते थे, उस तरह से इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, मॉडिफाई द स्टूडेंट such that one can be the number of student created in a system, total number of system स्टूडेंट्स आपने कितने क्रिएट किए हैं, उसके लिए आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक डाटा मेंबर मेंबर फंक्शंस। अच्छा जी, स्टैटिक मेंबर फंक्शन अब हमने बनाया है, किसी भी जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, डाटा मेंबर जो कि स्टैटिक है, वो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर, अगर मैं इसको स्टैटिक से खत्म कर देती हूँ, जो मैंने मेंबर फंक्शन बनाया था गेट काउंट, वो मेरे पास स्टैटिक ही था। उसने मुझे कहा है कि आप, अगर ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है, गेट काउंट को भी तो स्टैटिक होना पड़ेगा ना इस काम के लिए, क्योंकि मैं इसको बाहर एक्सेस कर रही हूँ। तो कहता है कि इसको एक्सेस करने के लिए इसका स्टैटिक होना जरूरी है। ठीक, अच्छा जी, एक और मुझे जरा चेक करने दो, P1 डॉट डॉट के साथ नहीं, ये इसके साथ जाना चाहिए, गेट काउंट। मैं इसको जरा हटा देती हूँ। ठीक है, मैं इधर ठीक है, एंड लाइन प्रेस नहीं करी मैं फिलहाल। डिस्ट्रक्टर कॉल्ड P1 गेट। अच्छा, मैंने सी आउट तो करवाया ही नहीं, सी आउट। ठीक, और यहाँ पे मैं इसको एंड लाइन भी कर देती हूँ। ये किसी भी फंक्शन को कॉल करने का नॉर्मल तरीका है। ठीक है, एरो के थ्रू, तो भी देखो वो काम कर रहा है। तो मैं किसी भी जो आपके स्टैटिक है मेंबर फंक्शन, उसको दो तरीके से एक्सेस कर सकती हूँ। एक तो क्लास के नाम के थ्रू, जैसे मैंने किया था कि क्लास का नाम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उस फंक्शन का नाम जो स्टैटिक है इस टाइम पे, उस तरह। दूसरा डायरेक्ट जो मैं डॉट ऑपरेटर, डॉट से तो नहीं क्योंकि मैंने ये क्रिएट किए हुए हैं, स्टेरिक्स पॉइंटर्स क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, न्यू ऑपरेटर के साथ आप मोस्टली पॉइंटर्स क्रिएट करते हो। ठीक, तो पॉइंटर के साथ हमेशा इसको यूज किया जाता है। जो आप में से किसी का क्वेश्चन था कि स्टेरिक को क्यों यूज किया, दिस इज एक्चुअली द पॉइंटर। पॉइंटर आपने 201 के अंदर वैसे काफी हद तक डिटेल से पढ़ेगा किसी मैम को। हाँ मैम जी। अगर हम पी काउंट को इनिशियलाइज ना करें जीरो से, तो उसकी हम्म वैल्यू वैसे जीरो ही रहेगी। फिर भी जीरो ही रहेगी ऑटोमेटिकली भी, अगर वो उसको, मैंने नहीं किया हुआ। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो उसको वैल्यू असाइन होती है वो जीरो होती है, अगर मैं नहीं करती स्टिल इट्स गोइंग टू बी जीरो। ठीक, अपनी मर्जी है, मैं अगर इसको 23 असाइन कर देती हूँ फॉर सम काइंड ऑफ रीजंस, ठीक है, तो है उसके अंदर फिर इंक्रीमेंट होगा और वो फिर पीछे भी उसी हिसाब से आएगा। ठीक है, बट मैं यहाँ पे फिलहाल क्योंकि काउंट्स को मैनेज करी थी तो मैं इसको जीरो रख रही हूँ। ठीक, इसी तरह से
ओके बच्चे, मैं CPP फाइल शेयर करती हूँ। ईशा अब्बास, बच्चे अपने VU के ID से ज्वाइन करो। मैम मुझे ये समझ नहीं आई कि ये 0 से क्यों है। क्या हमेशा इंट वाले वेरिएबल 0 से डिफाइन? ज्वाइन नहीं हो रहा उधर से। क्यों नहीं हो रहा बच्चे? मैम मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ तो अभी हुआ है ज्वाइन। इतने टाइम से ट्राई कर रही थी, नहीं ये हुआ। आपका इस ID से ज्वाइन होना भी नहीं है। ये आपका VU प्रोवाइडेड ईमेल एड्रेस नहीं है, ये आपका पर्सनल @gmail वाला। VU वाला ID कहाँ है क्या मतलब मैम? बच्चे? VU के ये बाकी जितने स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इन सब के जी IDs देखो, दे आर फ्रॉम @vu.edu.pk। अपना जी ID जी चेक करो, आपका @gmail है। जी ईमेल कम्युनिकेशन ऑल्सो, ये जो आपका लैब सेशन है, इसको व्यू के जी ज्वाइन करो, क्योंकि जितनी बार आप लोग एंटर होने के लिए परमिशन मांगते हो, मुझे अपना काम छोड़ के या जो मैं समझा रही होती हूँ वो चीज़ मुझे छोड़ के वापस स्क्रीन पे आना पड़ता है, ठीक है, और मुझे अलाउ करनी पड़ती हैं चीज़ें, और सेम मुझे अपनी ये बात भी रिपीट करनी पड़ती है। ओके मैम। ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन्ड है। ये इस बार थोड़ा सा करने दे मुझे, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं लिंक से ज्वाइन कर लूंगी। लिंक से ही ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन आईडी से यूज करो अपने। मैं अलाउ नहीं करी क्योंकि मैंने किसी भी और को अलाउ नहीं किया, इतनी देर के लिए अलाउ किया जिसमें मैं ये बता सकूं कि अपने व्यू का सेशन वहां से ज्वाइन करना है, ठीक है। डिफरेंट ओके डिसिप्लिनरी इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से मैं खुद अवॉइड करती हूँ कि मैम मुझे ये नहीं समझ आई कि इनिशियलाइज हमने नहीं किया तो इंट की वैल्यू 0 क्यों है उसमें? क्या हर इंट वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है इनिशियली? कंपाइलर जब किसी को डिफॉल्ट वैल्यू देता है तो वो बेसिक जो वैल्यू होगी वही देगा, इनिशियल वैल्यू 0। स्ट्रिंग को नल दे देगा, करेक्टर को भी एम्प्टी या स्पेस दे देगा। ठीक है तो मैम। जो हाँ जो बेसिक वैल्यूज हैं किसी भी चीज़ की कंपाइलर की वो यही है, ठीक है। अच्छा जी, CPP फाइल शेयर कर देती हूँ मैम, ये CPP फाइल ठीक है, दे दें, मेरा कोड शो करते हैं। ईमान, ईमेल किया कोड शो करा दें। अच्छा ये वाला कोड, अच्छा मैं इसको फाइल में ही डाल के दे रही हूँ। मैंने कमेंट्स नहीं लगाया हुआ, आपकी जो फाइल यहाँ पड़ी हुई है ना, दैट इज हैविंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स, ठीक है। तो मैं इसको नहीं यूज़ करी ना, मैं इतने ज़्यादा कमेंट्स लगाती हूँ, मैंने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं इसको सेंड कर रही हूँ, ठीक है। हुई ट्रांसफ़र, ओके जी। तो ये रहा, गेट अ लिंक। ये लो बच्चे, ये आपका कोड है। आपकी फाइल इजी लग रही है, वो साथ साथ असल में समझाया होता है, दूसरा यहाँ से साथ साथ उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे होते हैं इस वजह से। अच्छा खैर, बात कर रहे थे हम स्टैटिक मेंबर फंक्शंस की। जो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को अलाउ करते हैं। अच्छा अब एक और एक्सपेरिमेंट साथ ही कर लेते हैं। मैं एक सिंपल वेरिएबल बना लेती हूँ, इंट एज का, फॉर द लाइक जो भी किसी पिरामिड की एज है, ओके। तो मैं साथ ही ऐसा करती हूँ कि एज इज इक्वल्स टू 2 करने की कोशिश करती हूँ। चलो ठीक है। अब देखो ये मैं देखती हूँ इसको अलाउ करता है या नहीं। इनवैलिड यूज ऑफ एज इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, वो मुझे कहता है कि सिंपल जो तुम्हारा मेंबर डेटा मेंबर है या तुम्हारा वेरिएबल है, उसको सिंपल फंक्शन बनाओ, वहां पे जाके यूज करो। जो स्टैटिक डेटा मेंबर है वो स्टैटिक मेंबर फंक्शन को ही यूज कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये कोशिश करूं कि मैं एक सिंपल फंक्शन बनाती हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं किसी जो आपका फंक्शन है पी काउंट, मैं इसको डेटा मेंबर है उसको डिस्प्ले करवाने की कोशिश करती हूँ। चलो ये वाली बात तो हमें समझ आ गई कि वेरिएबल भी स्टैटिक होना चाहिए अगर उसने स्टैटिक के अंदर जाके यूज होना है, ठीक है। अगला काम हमने ये किया है कि मैंने सिंपल फंक्शन बनाया है और मैंने उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले करवाई है। अब देखते हैं जी कहता है कुछ या नहीं। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि P2 नहीं P3 डॉट डिस्प्ले, ओके जी देखते हैं। P3 doesn't exist, सॉरी। ओके जी ठीक है। जो स्टैटिक डेटा मेंबर है वो सिंपल फंक्शन के साथ चल सकता है, ठीक है, लेकिन कोई और डेटा मेंबर स्टैटिक फंक्शन के साथ नहीं चल सकता।
ठीक है, ये चीज़ याद रखनी बस। ठीक है, तो हमने डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखी हैं आज। यहाँ से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द फंक्शन दैट नीड्स एक्सेस टू मेंबर of a class yet doesn't need to be invoked by a particular object is called static data member function. They are used to access static data members. स्टैटिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज होंगे। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस स्टैटिक डाटा मेंबर्स के लिए सिर्फ यूज हो सकते हैं, इसके अलावा वो किसी चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस मैकेनिज्म फॉर स्टैटिक मेंबर फंक्शंस इज सेम एज स्टैटिक मेंबर्स, दे कैनॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर्स। वही बात जो हमने की है कि इसके अंदर मैं एक नॉन स्टैटिक मेंबर इसके अंदर नहीं रख सकती थी। इसके अंदर जो फंक्शन या इसके अंदर जो डाटा मेंबर यूज होगा वो स्टैटिक ही होगा। ठीक, एक्सेसिंग नॉन स्टैटिक डाटा मैम मेंबर्स। वो वॉइड डिस्प्ले वाला जो फंक्शन है वो ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टैटिक नहीं नहीं है। नहीं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक सिंपल फंक्शन जो है वो स्टैटिक को एक्सेस कर सकता है, लेकिन एक स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक को ही एक्सेस कर सकता है। ठीक। हम्म। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास? आगे हमारा टॉपिक जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है, यहाँ दिस फंक्शन के साथ वो आगे की तरफ मैप कर गया। दिस पॉइंटर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन, दिस पॉइंटर का ऑब्जेक्ट होता है इटसेल्फ। दिस के बारे में आइडिया है ना काफ़ी हद तक, उसको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि जब आप यूज़ कर रहे होते हो स्टैटिक फंक्शन तो ऐसा शो किया जाता है या ऐसा कंपाइलर कंसिडर करता है जी कि मैं इसको दिस के साथ लिख रही हूँ। ठीक है, सो दैट इज़ नॉर्मल। आप किसी भी फंक्शन को इस तरह से लिखोगे तो वैसे ही चलता है, जैसे यहाँ पे देखो उसने दे भी दिया है। ठीक, तो वो बात वो यहाँ पे कर रहा है और ग्लोबल के हवाले से बात कर रहा है कि इसको आप ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे, जैसे आप ग्लोबल करते थे वेरिएबल्स तो उस तरह से आप स्टैटिक भी कर सकते हो। ठीक, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको फर्दर डिस्कस किया गया है, इनको देखिएगा और ये भी देखिएगा, मज़े की चीज़ें। आमिना किसी भी सी प्लस प्लस कंपाइलर में ओपन कर लें, बच्चे डाउनलोड डायरेक्ट हो जाएगी, वहाँ पे क्लिक करोगे तो डेव सी प्लस प्लस मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आपको ये सूट करता है ये यूज़ कर लो। आपके डाउनलोड सेक्शंस के अंदर, डाउनलोड सेक्शन के अंदर ये CS304, आई डोंट नो मेरा सेशन लॉगिन है या नहीं, सेशन साइन आउट हो गया। CS304 P असाइनमेंट्स नहीं, डाउनलोड्स। अच्छा जी, यहाँ पे आप
पोस्ट और जो भी आपको वहाँ पे पूछना है। अटेंडेंस मत लगाया करो अपने एमडीबीज के ऊपर। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट आपका सेशन है, सो लेट्स सी। ठीक, ओके बच्चे। मैम 1 to 3rd लैब सेशंस मिस हो गए हैं। इट्स ओके बच्चे, उसमें कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है। आप लैब्स को जो स्टडी कर लो या अपने लेक्चर्स को स्टडी कर लो, इट्स फाइन, सेम है चीज़ें। एंड ऑफ द लेक्चर लैब क्विज होगा, इस वीक में नहीं हो सकता लैब क्विज। लैब क्विज आपका नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। कोर्स सिलेक्शन की आपकी डेट एक्सटेंड होती जा रही है, 25 आ गई है लास्ट डेट। सो देखो, जब आपकी कोर्स सिलेक्शन ख़त्म होगी उस टाइम पे आपके क्विजेज या आपकी कोई भी कोर्स एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है, अदरवाइज नहीं। बाकी अल्लाह हाफिज़ एंड फिर होती है बात। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।